नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। विपक्षी सांसदों के हंगामे की भेंट चढ़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए हुई स्थगित। आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी हुआ लॉन्च। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश। आज कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करेगी बीजेपी। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का संघर्ष विराम लागू। संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ भारत ने किया फैसले का स्वागत। फिलिस्तीनी गुट हमास ने भी कहा वो गाजा में इजराइल के साथ युद्ध विराम के लिए है तैयार। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया खत्म। पीटीआई ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मार्गदर्शन पर किया जाएगी आगे की कार्रवाई का ऐलान। और अब विस्तार से समाचार। संसद में कामकाज के लिहाज से शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की तरह ही आज के दिन भी शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने अडानी और संभल मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। सभापति ने नियमों का हवाला देकर सदन को चलाने के लिए विपक्ष से आग्रह किया, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा, लिहाजा सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर पहले 12 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई आरंभ होने के साथ ही कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और अडानी समूह से जुड़े मामले को उठाने का प्रयास करने लगे। कुछ सदस्य कार्यस्थगन के नोटिस का भी उल्लेख करते सुने गए। सपा सदस्यों ने संभल की घटना को उठाने का प्रयास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू कराया। कांग्रेस और सपा के कई सदस्य आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर चले जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने अरुण गोविल का उल्लेख करते हुए कहा कि वो पहली बार प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे में सदन की कार्यवाही चलने दी जाए। हालांकि हंगामा नहीं थमा और विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। लोकसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों की ओर से हंगामा जारी रहा, जिस कारण लोकसभा स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि वो नियोजित तरीके से सदन की कार्रवाई में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर एक प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित मौजूदा कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है ताकि सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को नियंत्रित किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के युग में रह रहे हैं। हालांकि अलोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रेस के पारंपरिक रूप, जो कभी सामग्री की जवाबदेही और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संपादकीय जांच पर निर्भर थे, समय के साथ इन जांचों में कमी आई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता उन क्षेत्रों से बहुत अलग है जहां ये प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। इससे भारत के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाना अनिवार्य हो जाता है। उन्होंने सभी से इस मामले पर आम सहमति बनाने का आग्रह किया। आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है, गलत है, उसके बारे में पूरा एक
एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है और मैं निवेदन करूँगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। संसद सदस्यों ने आज गणेश वासुदेव मावलंकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। जाने माने कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगे आरोपों को अडानी समूह ने सिरे से खारिज कर दिया है। अडानी समूह ने एक बयान में कहा है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे पर रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। इसके अलावा उन पर एक मामले में अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कोर्ट में दायर अभियोग में अमेरिकी विदेश भ्रष्ट आचरण अधिनियम FCPA के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। कंपनी ने जोर देकर कहा कि केवल ज़ीरो पावर के अधिकारियों और एक कनाडाई निवेशक पर ही रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। अडानी समूह ने अपने बयान में कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से संबंधित आरोप में केवल ज़ीरो पावर के रंजीत गुप्ता, सिरिल कैम्बिन्स, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल और CDPQ कैसेट बॉट एट प्लेसमेंट ड्यू क्यूबेक कनाडाई संस्थागत निवेशक और अजूर के सबसे बड़े शेयरधारक का नाम शामिल है। बयान में कहा गया है कि अडानी समूह के किसी भी अधिकारी का नाम इसमें नहीं है। अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वो अपने बचाव के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाएगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि अभियोग में किसी भी जुर्माने या दंड को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अमेरिकी अदालत में अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये एक अभियोग है और इस पर अडानी अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे। उन्होंने 5 आरोपों के बारे में बताया, जिसमें आरोप संख्या 1 और आरोप 5 अधिक महत्वपूर्ण है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि इन दोनों आरोपों में अडानी का नाम नहीं है। You look at a charge sheet, you have to be specific to say that so and so has done such and such act, so and so has bribed certain individuals, because this is a charge sheet alleging that these people, including Adanis, have bribed Indian officials in Indian entities relating to supply and purchase of power. But I do not find a single name or a single detail in the charge sheet as to who has been bribed, in what manner has he been bribed, and the official belongs to such and such department. This charge sheet is completely silent. Count 1 and count 5, the Adanis are not named, but several other persons are named. Whether they are connected with Mr. Adani or not, they will respond, but I just wanted to clear the air that the Adanis are not named in count 1, violation of the Foreign Corrupt Practice Act, or count 5, relating to obstruction of justice. और अभी खबर आ रही है, खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डल्ला और उनके सहयोगियों पर NIA छापेमारी कर रही है। ये रेड अलर्ट बुधवार से ही चल रहे हैं, ये रेड बुधवार से ही चल रही है। सुबह से दिल्ली NCR में 9 जगह पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तो सुबह से ही ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली NCR में 9 जगह पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डल्ला और उसके सहयोगियों पर ये कार्रवाई चल रही है। NIA की ये छापेमारी कार्रवाई है और 9 स्थानों पर ये कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही ये छापेमारी जारी है। खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डल्ला और उसके सहयोगियों पर NIA की छापेमारी लगातार चल रही है। हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या कुछ जानकारी है? इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण ये छापेमारी हो जाती है, ये कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डल्ला और उसके सहयोगियों पर ये कार्रवाई कही जा रही है।
देखिए, बिल्कुल ये कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण है और आप देखें कि अर्शदीप डल्ला जो खासतौर से डिजर जो आतंकवादी है खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, जिसकी पिछले कुछ समय पहले हत्या हुई थी, उसका ये सहयोगी है और भारत के अंदर ये एक गैंगस्टर और आतंकवादियों के साथ एक गठजोड़ का कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कड़ी है और उसी को लेकर एनआईए 9 जगह छापेमारी की जो कार्रवाई है वो कर रही है और ऐसी जानकारी निकल कर आई है कि जो अर्शदीप है भारत के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की भी फिराक में था और इसके अलावा जो आतंकवादियों और गैंगस्टर का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को बड़ा पैमाने पर पूरे देश के अंदर फैलाने की इसकी जो साजिश है वो थी। आपको पता है कि 2022 में भारत सरकार ने इसको आतंकवादी घोषित किया था और ये खालिस्तान जो फोर्स है जो खासतौर से भारत के अंदर खालिस्तान को लेकर लगातार आवाज उठाती रही है उसको ये हेड करता है, उसको ये लीड करता है और एनआईए की ये कार्रवाई अब कह सकते हैं इस मामले में काफी बड़ी है। 9 जगह पर दिल्ली एनसीआर में ये छापेमारी की कार्रवाई जमा चल रही है। बिल्कुल, और इससे संबंधित और भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। नीरज, जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है कि काफ़ी अहम ये कार्रवाई है और अर्शदीप डल्ला और उसके सहयोगियों पर जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन से संबंधित है, खालिस्तानी आतंकवादी हैं अर्शदीप डल्ला और उनके सहयोगी, और जिस तरह से ये कार्रवाई लगातार जारी है एनआईए की, इसके जो सूत्र हैं, इसके जो संपर्क हैं और भी कई जगहों से पता लगने की संभावना इस छापेमारी में पता लग सकती है। देखिए, बिल्कुल रमा, आप सही कह रही हैं क्योंकि इसके जो सहयोगी हैं वो हम बताते हैं कि हैरी मोर और इसके अलावा हैरी राजपुरा ये स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं और ये लगातार इसको सहयोग भी कर रहे हैं और यही कारण है कि इसके सहयोगियों पर जो एनआईए है वो अपना जो शिकंजा है वो कस रही है। और ये इसके साथ साथ ही एक और व्यक्ति है राजीव कुमार, ये तीनों यहाँ पर गैंगस्टर और आतंकवादियों के गठजोड़ का जो मूवमेंट है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है और कई सारी आतंकवादी हमला करने की जो इनकी योजनाएं हैं, इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर ये धन के उगाही के काम में लगे हुए हैं। यही कारण है कि एनआईए इनके जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने की जो कोशिश है वो कर रही है। इसके साथ साथ ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इससे पहले भी एनआईए ने कई सारे आतंकवादी और गैंगस्टर के गठजोड़ पर कार्रवाई की थी, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए थे, बड़ी मात्रा में एनआईए ने ऐसी जानकारी एकत्र की थी कि किस तरीके से देश के अंदर ये गठजोड़ चल रहा है और इसे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन इसको सहयोग कर रहे हैं। तो उस लिहाज से रमा ये कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण है और अभी भी दिल्ली एनसीआर में 9 जगह पर एनआईए की टीम लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। नीरज, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को जमानत नहीं मिलने पर चटगांव अदालत परिसर में मंगलवार को एक युवा वकील की मौत हो गई। दरअसल चिन्मय प्रभु को न्यायिक हिरासत में भेजने के अदालती आदेश के खिलाफ उनके अनुयायी प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। इसमें वकील सैफुल इस्लाम गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने वकील की मौत की निंदा करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय गतिविधि में भाग न लेने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। और सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, भारत में भी संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश है, खासतौर पर कोलकाता में। भारतीय जनता पार्टी आज कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी है कि भाजपा कार्यकर्ता उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नाकाबंदी करेंगे। इससे पहले कल भी विधानसभा के बाहर भाजपा ने प्रदर्शन किया। अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों ने विधानसभा परिसर में रैली निकाली और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उसके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, जो वीडियो आया है, बहुत पेनफुल वीडियो, ढूंढ ढूंढ के सब हिंदू को ऊपर पीटा। नॉट ओनली द पुलिस आर्मी, जामात का लोग भी हिंदू के ऊपर आक्रमण किया। कम से कम 1000 से ज़्यादा इंजर्ड और कुछ का मौत होने का भी समाचार मिल रहा है। पूरा प्रदेश का सनातनी को मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सड़क में आइए,
आपको डेमोक्रेटिक वे से पीसफुल तरीके से आवाज उठाना चाहिए। बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश की लगातार निंदा हो रही है। आज त्रिपुरा के अगरतला में सनातनी हिंदू सेना ने बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही सनातनी हिंदू सेना के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सहायक उच्चायुक्त आरिफ मोहम्मद से मुलाकात की और चिन्मय कृष्णदास की बिना शर्त के रिहाई की मांग की। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों जैसे हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों पर हमले रोकने की भी मांग की। यूपी के संभल में हिंसा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। जामा मस्जिद के पास कुछ दुकानों को छोड़कर संभल के सभी बाजार और स्कूल खुल गए हैं। इंटरनेट सेवा पर फिलहाल बंद है। हिंसा में जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की अलग अलग FIR दर्ज कराई है। उधर प्रशासन उपद्रव में शामिल लोगों के फोटो भी मीडिया में जारी करेगा ताकि उन्हें पकड़ने में आसानी हो। पुलिस ने पथराव करने वाले सैकड़ों आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। संभल शहर के अलावा आसपास के कस्बों और गांवों में भी उन्हें ढूंढा जा रहा है। जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी। उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके CCTV हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। लास्ट 24 आवर्स में हमने कुल 27 लोगों को जेल भेजा है। उनमें से 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। जियाउर रहमान को 168 BNSS का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनल उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत हैं उनके आधार पर ही की जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। संभल विवाद पर गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष संभल जलाने वहां जाना चाहता है। विपक्ष जिस ढंग से सदन में हंगामा करते हैं और यही हंगामा करके हाउस को चलने नहीं देते और जनता भी इन्हें कांग्रेस को तो 99 से पार होने नहीं दिया और महाराष्ट्र हरियाणा में धूल चटा दिया, फिर भी एंकड़ी नहीं जा रहा है और अभी भी समाज को जलाने के लिए ये संभल जाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने EVM मामले में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जहां जीतता है वहां EVM का मुद्दा क्यों नहीं उठाता। आगे बांग्लादेश मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर UN को संज्ञान लेना चाहिए। मीठा मीठा गट गट, तीता तीता थू थू, जाके कहें कि जब तेलंगाना में हुआ क्यों सरकार ने वोट लिया, चुनाव नहीं लड़ती। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी ऐसे सवाल संविधान दिवस पर जाते हैं और संविधान का अवहेलना, संविधान की मर्यादा को खत्म करना, यही विपक्ष का काम रह गया। जो वहां के कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं वो कट्टरपंथियों की गिरफ्त में आ गए और जिस ढंग का हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है ये मानवता के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और हर्षवर्धन सिंह को तत्काल प्रभाव से जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। तो हर्षवर्धन सिंह जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हो गए हैं। और दिल्ली में आप सरकार ने केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत को अभी तक लागू नहीं किया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर द्वेष की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप सरकार इस योजना को यहां लागू नहीं होने देती, इसीलिए दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार से पूछा कि जब दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है तो वो केंद्र सरकार से आर्थिक मदद लेने में क्यों कतरा रहे हैं।
देश में 36 में से 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये स्कीम लागू है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में क्योंकि माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार द्वेष की राजनीति करती है, इसलिए आयुष्मान भारत से दिल्ली वासी वंचित है। वो योजना यहां पर आपकी सरकार लागू नहीं होने देती। इसीलिए दिल्ली में 7 सांसदों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज इस केस की सुनवाई थी। यहाँ पर दोनों माननीय जजेस ने दिल्ली सरकार से सवाल भी पूछे और बहुत कड़े सवाल पूछे कि दिल्ली में जो हेल्थ की, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमराती हुई स्थिति में है, तो ये केंद्र सरकार से आर्थिक मदद लेने में क्यों कतरा रही है माननीय केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से mybharat.gov.in पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेने की अपील की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे युवा मित्रों, एक रोचक प्रश्नोत्तरी है जो सुनिश्चित करेगी कि आप 12 जनवरी 2025 को ऐतिहासिक विकसित भारत युवा नेता संवाद का हिस्सा बन सकें। ये आपके अभिनव विचारों को सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचाने का एक बहुत ही खास अवसर है। यह हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका अमिट योगदान होगा। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। तो दर्शकों के लिए ये बड़ी सौगात है। एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।